आज हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में है जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलोट्रॉपी इन कार्बन। यानी कि आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि एलोट्रॉपी क्या होती है, कार्बन के अंदर किस टाइप की एलोट्रॉपी होती है और इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, हैव यू सीन एनीथिंग दैट इज क्वाइट ब्लैक और डार्क इन कलर, ठीक है ना। आपने क्या कोई ब्लैक सी काली चीज देखी है अपनी जिंदगी में, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वन ऑफ देम कैन बी पेंसिल लीड, ठीक है ना। आपकी जो पेंसिल की लीड होती है वो किसकी बनी हुई होती है, दैट इज ग्रेफाइट। सो वन ऑफ द ब्लैक थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इज ग्रेफाइट, ठीक है ना। और मे बी यू विल बी सेइंग कोक, ठीक है ना, चारकोल। समझ रहे हो, ये सब ब्लैक कलर के होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको ग्रेफाइट की कोई और प्रॉपर्टी पता है, शायद आप मुझे ये बोल दो कि ग्रेफाइट जो है इसको एज इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, और अगर इसको एज इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है देन इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये ब्लैक कलर का होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं हैव यू सीन एनीथिंग दैट इज वेरी वेरी शाइनी, कोई ऐसी चीज का नाम बोलो जो काफी चमकता है, तो आपके दिमाग में शायद जो पहली चीज आएगी दैट विल बी डायमंड, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में जो शाइनी चीज आ रही है वो डायमंड है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब बोल के बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो शाइनी है, ठीक है ना, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं अब कि इनका कंपोजिशन के बारे में आपको क्या लगता है, क्या ग्रेफाइट कहीं भी डायमंड के नजदीक है? आंसर इज नो, इनमें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। कहां ब्लैक सी चीज और कहां डायमंड जैसी शाइनी चीज, ठीक है ना। अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट। तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये अलग चीजों से बनी होगी, अलग एलिमेंट्स अलग एटम से बना होगा, और ये जो है ये अलग एलिमेंट से बना होगा। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों चीजें जो होती हैं ये कार्बन की बनी होती हैं। अगर आपसे पूछेगा कोई कि ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट है 100% कार्बन, ये पूरा का पूरा कार्बन एटम्स का बना होता है। और अगर आपसे कोई पूछेगा डायमंड क्या है, तो डायमंड भी पूरा का पूरा कार्बन एटम्स का ही बना होता है। समझ रहे हो। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो चीजें हैं, एक का कलर व्हाइट है, व्हाइट कलर की मैंने आपको क्रिस्टल दे दी है, और दूसरे का कलर जो है वो रेड है। व्हाइट कलर का क्रिस्टल दे दिया, रेड कलर का क्रिस्टल दे दिया। ये जो व्हाइट कलर का है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर इट टर्न्स येलो, जबकि रेड का जो कलर है वो चेंज नहीं होता ऑन एक्सपोजर टू एयर, इट्स क्वाइट स्टेबल। ये जो आपका व्हाइट कलर का ये टॉक्सिक होता है इन नेचर, जबकि आपका रेड जो है इट्स नॉट टॉक्सिक इन नेचर। आपका ये व्हाइट जो है इसका सबसे ज्यादा दिखने वाला फीचर क्या है, दैट इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है ना, इट इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली। जबकि आपका जो रेड है ये 240 डिग्री सेल्सियस तक काफी स्टेबल होता है, ये कोई फायर कैच नहीं करता। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये व्हाइट कलर की चीज जो मैंने आपको दी है और ये रेड कलर की चीज दी है, क्या इनका कंपोजिशन सेम है? क्या आप सोच सकते हो कि ये एक ही एलिमेंट के बने हो सकते हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि ये डेफिनेटली डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स के बने होंगे? तो आप डेफिनेटली बोलोगे, आप सोचोगे ये तो व्हाइट कलर का है, ये रेड कलर का है, ये पहला एविडेंस है आपके पास कि ये शायद सेम एलिमेंट्स के नहीं बने होंगे। उसके बाद आप ये भी सोच सकते हो कि ये पॉइजनस है, और रेड कलर का जो है ये पॉइजनस नहीं है, इट इग्नाइट्स स्पॉन्टेनियसली। और आपका जो रेड कलर का है इट डज नॉट इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली, इट इज स्टेबल अप टू अराउंड 240 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 44.15 डिग्री सेल्सियस विच इज नॉट वेरी हाई, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 590 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब अगर आपसे पूछूं ये और ये क्या सेम चीजें हो सकती हैं, क्या सेम कंपोजिशन इनका हो सकता है, क्या ये सेम एलिमेंट्स के बने हो सकते हैं? यू मे बी सेइंग नो, बट द आंसर इज यस। जब हम इसको बोलेंगे कि ये किसका बना हुआ था, एक्चुअली ये 100% फॉस्फोरस एटम्स का बना हुआ था, और ये भी 100% फॉस्फोरस एटम्स का बना हुआ था। इसको बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस और येलो फॉस्फोरस, इसको बोलते हैं रेड फॉस्फोरस। तो मैंने आपको क्रिस्टल्स दिए दो डिफरेंट कलर्स के, लेकिन ये
आपको एक्सट्रीमली अब आया कि एक्चुअली ये दोनों फॉस्फोरस के बने हुए होते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई ऐसी चीज बोलो जो 100% ऑक्सीजन एटम्स का बना होगा। तो आप बोल सकते हो डाइऑक्सीजन। आपका जो डाइऑक्सीजन होता है O2 मॉलिक्यूल, ये 100% किसका बना है? ऑक्सीजन एटम्स का बना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है, जो आपकी ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में बनी हुई है, जो आपको यूवी रेडिएशन से बचा रही है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये किसका बना हुआ? तो डेफिनेटली आप बोलोगे ये भी 100% ऑक्सीजन का बना होता है। क्या इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज सेम है? आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है ना, ये आपका रेस्पिरेशन में लगता है और ये जो है ये इसका रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। ये आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल वाइटल हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, लेकिन बहुत अलग अलग तरीकों से। ठीक है ना, अब देख सकते हो कि ये भी 100% ऑक्सीजन एटम्स का बना है, ये भी 100% ऑक्सीजन एटम्स का बना है। समझ रहे हो? ठीक है। सो ये कैसा होता है एट रूम टेम्परेचर? इट्स अ गैस। ये कैसा होता है एट रूम टेम्परेचर? इट्स अ गैस। तो हमने देखा कि कार्बन, अभी तक जो हमने देखा हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। हमने देखा कि कार्बन ग्रेफाइट भी हो सकता है, कार्बन डायमंड भी हो सकता है। ये भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। आपका इसके अलावा भी क्या कार्बन के कुछ और शक्लें हो सकती हैं? आंसर इज यस, जो हम अभी देखने वाले हैं, फॉस्फोरस। आपने देखा कि ये व्हाइट भी हो सकता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और ये रेड भी हो सकता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। समझ रहे हो? क्या इसके अलावा भी हो सकता है? आंसर इज यस, ब्लैक फॉस्फोरस होता है, आपका वायलेट फॉस्फोरस होता है, और भी फॉस्फोरस होते हैं। तो व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट्स हैपनिंग हियर? हमने देखा कि आपका ऑक्सीजन जो है ये डाइऑक्सीजन भी हो सकता है, ये ओजोन भी हो सकता है। All this is what is called as allotropy. Now you may ask, what is allotropy? Allotropy is the existence of a chemical element. ये भी chemical element है, ये भी element है, ये भी element है, in two or more than two forms. ठीक है ना, in the same physical state. एक chemical element का दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना दुनिया के अंदर इन द सेम फिजिकल स्टेट, यानी कि ये सारे फॉर्म्स जो या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है ना, मोस्टली सॉलिड होते हैं और कुछ गैसेस होते हैं। तो आपका केमिकल एलिमेंट का एग्जिस्ट करना इन टू और मोर देन टू फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट, दैट इज नोन एज एलोट्रॉपी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। व्हाट इज दिस? दिस इज एलोट्रॉपी ऑफ फॉस्फोरस। व्हाट इज दिस? दिस इज एलोट्रॉपी ऑफ ऑक्सीजन। What are these different forms called? ये जो अलग अलग चीजें बनती हैं एक ही एलिमेंट के, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। So what are allotropes? Allotropes are the different forms in which a given chemical element can exist in the same physical state. अब आप पूछ सकते हो ये एलोट्रॉपी वर्ड कहां से आया? ये एलोट्रॉपी एक्चुअली दो वर्ड्स से डिराइव किया गया है। वन इज एलोस, which means different, and one is tropos, which means forms. So existence of a given element in two or more than two different forms in the same physical state, that's called as allotropy. ठीक है ना? Allotropy is a kind of subset of a very big term which is called as polymorphism. आपके कुछ कंपाउंड जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इवन वाटर सॉलिड स्टेट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो चाक और मार्बल। ठीक है ना, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैं वो दुनिया में। वो दोनों चीजें क्या है एक्चुअली? दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ्स, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका वो एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड है। चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, existence of a chemical element or a chemical compound in two different forms in the solid state, that is known as polymorphism. ठीक है ना? अब कंपाउंड्स को हटा के अगर सिर्फ एलिमेंट्स की बात करें, you can also say polymorphism in case of elements is known as allotropy. समझ रहे हो? बहुत सारे एलिमेंट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट कार्बन और फॉस्फोरस, बहुत सारे एलिमेंट्स जो आपके हैं वो एलोट्रॉपी दिखा सकते हैं और दिखाते हैं दुनिया के अंदर। उनके डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन है, आपका फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा बोरान है, सल्फर है एंड अदर्स। ठीक है ना? सो एलोट्रॉपी इज नॉट यूनिक टू कार्बन, मेनी एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी and exist in the form of various allotropes.
ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज गिवन इन आवर सिलेबस। अब हमारे सिलेबस में जो पूछा है दैट इज एलोट्रॉपी इन कार्बन, उसको हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपके जो सॉलिड्स होते हैं ये एक्चुअली दो किस्म के होते हैं जो आप क्लास 12 में डिटेल में पढ़ोगे। वन इज कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड का दूसरा नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक फॉल्स सॉलिड होता है, एक सीडो सॉलिड होता है जिसका एक्चुअल नाम है एमोर्फस सॉलिड। तो आपका कार्बन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आपके कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं ये दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये या तो एमोर्फस होंगे या फिर ये क्रिस्टलाइन होंगे। एमोर्फस फॉर्म्स की क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि आपका कार्बन ब्लैक, जैसे कि आपका कोक या फिर चारकोल, ठीक है ना। दीज आर जनरली इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स। ये फ्लोरीन्स क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे। ये तीन जो हैं दीज आर एमोर्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एमोर्फस का मतलब यानी कि ट्रू सॉलिड्स नहीं होता, इनका एक ट्रू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये सीडो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना, जो आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे कि ये क्या होता है एक्चुअली। आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसमें आपके एग्जांपल्स हैं जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, ग्राफीन, लॉन स्टीलाइट, इसको हेक्सागोनल डायमंड भी कहते हैं। These are the crystalline forms of carbon। ये जो सारी चीजें हैं they exist in the form of true crystals, ठीक ना। इनका एक ट्रू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रूली सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना। अब सिलेबस में आपको कौन सा वाला पढ़ना है? क्या आपको एमोर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों पढ़ने हैं? आंसर इज नो। एमोर्फस का कोई डिटेल आपको नहीं पढ़ना, आपको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। इनमें भी तीन जो पहले हमने बनाए, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और इन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। कि क्या बेसिक डिफरेंस है इनमें और क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड डायमंड। ये जो डायमंड है दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन। सारे एलोट्रॉप्स में से डायमंड जो है इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी है, ठीक है ना। बट दैट डज नॉट मीन इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज ग्रेफाइट। स्टेबल होना अलग होता है, रिएक्टिव होना अलग होता है। रिएक्शंस में डायमंड सबसे कम रिएक्शन करेगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? वो है ग्रेफाइट, ठीक है ना। ओके, आपका जो डायमंड है ये कैसे बनता है? इसमें क्या अरेंजमेंट होता है? इसमें कार्बन एटम्स होंगे और हर एक कार्बन एटम टेट्राहीड्रली 4 और कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ठीक है ना। ऐसे करके देखो, ये एक कार्बन हमने लिया, ये 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा होगा? 4 कार्बन के साथ। ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा होगा? ये भी 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना, इन टेट्राहीड्रल फैशन। ये भी 4 कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। ऐसा करके व्हाट दे गिव अ 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ atoms in space and 3-dimensional arrangement of covalent bonds in space। एक array of covalent bonds 3 dimensions में बन जाता है in the form of what you know call as diamond। ये जो नेटवर्क होता है इन कोवलेंट बॉन्ड्स का या फिर इन कार्बन एटम्स का 3 डायमेंशंस में दैट आर बॉन्डेड थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, इसको एक नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। तो आपका जो डायमंड है ये नेटवर्क सॉलिड है। क्या मतलब हुआ नेटवर्क सॉलिड का? नेटवर्क सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं इन 3 डायमेंशंस, समझ रहे हो। और ये एटम्स जो होते हैं ये इनका नंबर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। दीज आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एटम्स दैट हैव बीन लिंक्ड टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। इस 3 डायमेंशनल कोवलेंट बॉन्ड्स के एरे की वजह से आपका जो डायमंड होता है ये काफी हार्ड हो जाता है। इनफैक्ट ये बन जाता है हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है ना। तो आपका डायमंड जो होता है ये हार्डेस्ट
नॉन नेचुरल सब्सटेंस है। क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बन एटम्स होते हैं ये चार चार बॉन्ड्स बना लेते हैं। क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें बचा? आपको पता है कि आपके कार्बन जो होता है इसमें चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, और चारों जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बचा? आंसर इज नो। दैट इज द रीजन व्हाई आपका जो कार्बन होता है इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आपका कार्बन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का लेंथ कितना होता है? इट इज 154 पिकोमीटर्स, विच इज टिपिकल ऑफ ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हमेशा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का लेंथ कितना होता है? बॉन्ड लेंथ कितना होता है? बॉन्ड लेंथ का मतलब इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? दैट इज 154 पिकोमीटर्स। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन डायमंड। उसका आंसर है 154 पिकोमीटर्स। ठीक है ना। और ये शाइनी होता है। आपने पहले जो बताया कि एक शाइनी सब्सटेंस का नाम जब आपको बताना था तो आपने डायमंड का नाम लिया। ये शाइनी इसलिए होता है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर जब लाइट जाती है उस वो लाइट इन अ वे ट्रैप हो जाती है उसके अंदर। डायमंड के अंदर लाइट गई, वो वहां पे ट्रैप हो जाती है। ऑलमोस्ट ट्रैप होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ही वो उसका रिफ्लेक्शन होता रहता है। ठीक है ना। यानी कि बहुत सारी लाइट फिर वहां पे जमा हो जाती है एंड डायमंड अपीयर्स शाइनी। समझ रहे हो? तो विच गिव्स लस्टर टू डायमंड, which is even better luster than the luster of metals. Okay, अगर आपसे कोई पूछेगा आपका जो डायमंड है इसको कटिंग या आपके ग्राइंडिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो ऑब्वियसली द रीजन फॉर दैट इज दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस। क्या डायमंड के इलेक्ट्रोड्स बन सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों इलेक्ट्रोड्स क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि डायमंड जो है इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ठीक है ना। एक मिसकंसेप्शन है कि हमें लगता है कि एनीथिंग दैट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना। आपका डायमंड कैसा है? इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट थर्मल कंडक्टर्स। हीट का ये वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर है। आपका जो सिल्वर है उससे भी 5 गुना ज्यादा बेटर थर्मल कंडक्टिविटी है आपके डायमंड की। समझ रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए अलग मैकेनिज्म होता है और हीट कंडक्ट करने के लिए अलग मैकेनिज्म होता है। जो हीट कंडक्ट करने का रिक्वायरमेंट है वो डायमंड के पास है। वो क्या होता है वो आप हायर क्लास में जानोगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का यानी कि या तो आपके पास आयन्स फ्री आयन्स हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो, वो दोनों ही आपके डायमंड के अंदर नहीं है, ड्यू टू विच डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। ये हो गया आपका डायमंड। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन विच इज नोन एज ग्रेफाइट। So the second allotrope of carbon is graphite. Under standard conditions, ठीक है ना, यानी कि हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस में, जिन कंडीशन में हम रहते भी हैं उन कंडीशंस में आपका जो ग्रेफाइट है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड स्टेट आप आगे जाके 11th में पढ़ोगे कि क्या होता है। आप ऐसे समझो कि हमारे रूम कंडीशंस में, ठीक है ना, आपका ग्रेफाइट जो होता है इट्स द मोस्ट स्टेबल फॉर्म या एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है ना। क्या इसकी रिएक्टिविटी भी मिनिमम है? आंसर इज नो। ये डायमंड से ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन स्टेबिलिटी में ये डायमंड से ऊपर है। डायमंड से ज्यादा स्टेबिलिटी ग्रेफाइट की होती है। ठीक है ना। आपके ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर्ड होता है। ठीक है ना। यानी कि बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं। किसके लेयर्स बन जाते हैं? कार्बन के। ऑब्वियसली ये भी कार्बन एटम्स का बना होता है। लेकिन इसमें और डायमंड में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आपका जो ग्रेफाइट होता है इसमें हर एक कार्बन सिर्फ 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है ना। सो एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स और बनाता है हेक्सागोनल रिंग्स। ऐसे आगे जाके ये जो है एक पूरा सा एक शीट सा बनेगा, फिर नीचे एक और ऐसा शीट बनेगा।
इस तरह से आपका जो है एक और शीट बना, और ये शीट जुड़े रहते हैं बाय वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं वो आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है ना। अभी आप ये याद रख सकते हो। देखो विद इन ए लेयर आपका ग्रेफाइट कैसा है, इसका एक लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। किसके लेयर्स हैं, कार्बन रिंग्स के। वो कार्बन रिंग्स कितने मेंबर्ड हैं, 6 मेंबर्ड। हेक्सागोनल कार्बन रिंग का एक लेयर बना, हेक्सागोनल कार्बन लेयर का दूसरा रिंग बना, तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा बना, बहुत सारे बने और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मेकिंग क्या बनाते हैं, ग्रेफाइट बनाते हैं। विद इन ए पर्टिकुलर लेयर कार्बन और कार्बन किसके साथ जुड़े होते हैं, हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है और किस बॉन्ड से बना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। अब आप ये देखिए कि हर एक कार्बन जो है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। चलो इस पे कंसंट्रेट हम करते हैं। ये कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, एक खाली रह गया, ठीक है ना। या फिर एक जो रह गया वो फ्री रह गया क्योंकि वो बॉन्ड में नहीं है। और इसी तरह आपका हर एक कार्बन एटम जो है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है क्योंकि हर एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है। जब 3 बॉन्ड्स बना रहा है और इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। और देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रह जाता है ये डीलोकलाइज होता है, यानी कि ये एक ही जगह नहीं होता। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर है, क्या ये हमेशा इसी कार्बन के नजदीक होगा, आंसर इज नो। ये डीलोकलाइज होता है, कभी यहां होगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा। ये पूरे आपके ग्रेफाइट के अंदर डीलोकलाइज्ड रहता है, एक जगह पे नहीं रहता है। ऐसी इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपके मेटल के अंदर भी जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक मेटल से अटैच नहीं होते, वो पूरे मेटल के जितने एटम, एक एटम से अटैच, मेटल एटम से अटैच नहीं होते, वो पूरे मेटल्स में जितने भी एटम्स होंगे उनके ऊपर डीलोकलाइज होते हैं। इस तरह आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से आपके ग्रेफाइट के अंदर डीलोकलाइज रहते हैं, यानी कि फ्री टू मूव रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो आपका बनता है इट बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा होता है, हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलके डीलोकलाइज्ड रहते हैं, फ्री टू मूव रहते हैं, जिसकी वजह से, और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपका सबस्टेंस जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इट्स ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपका जो ग्रेफाइट है लेयर्ड है, डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है। जब डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है तो ये लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या आंसर इज नो। एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिसकी वजह से ये स्लाइड, ये जो लेयर्स होते हैं दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, which gives a very very important property to graphite। ये जो आपका ग्रेफाइट होता है it is what, it is a solid lubricant। जनरली जब आप lubricants देखते हो वो ऑयल्स होते हैं, ठीक है ना। इन जनरल हम जब lubricant वर्ड यूज करते हैं हम ऑयल साथ ही यूज करते हैं, lubricant ऑयल, ठीक है ना। लेकिन आपका एक lubricant ऐसा भी है जो सॉलिड lubricant है और वो कौन सा है, दैट इज ग्रेफाइट, द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। समझ रहे हो। अब आप देखो अपने ग्रेफाइट की तरफ, इसमें क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के जैसा होगा, आंसर इज नो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, डीलोकलाइज हैं, तो हर एक बॉन्ड जो है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। रेजोनेंस एक टॉपिक है 11th के अंदर, जो आप अगले साल पढ़ने वाले हो, वहां पे आपको पता चलेगा कि ये क्या मसला होता है पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है डायमंड ग्रेफाइट के अंदर वो सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इट हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है इट इज 1.415 एंगस्ट्रॉम्स या 1.42 आप रफली ले लेते हो, इतने एंगस्ट्रॉम्स का होता है। क्यों होता है ये क्यों नहीं 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड होता ही नहीं है, ये पूरा डबल बॉन्ड भी नहीं होता ना, ये पूरा सिंगल, देखो जो आपका डबल बॉन्ड है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम्स होता है, यानी कि 134 पिकोमीटर। आपका सिंगल बॉन्ड जो होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम्स होता है, लेकिन आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड आपके ग्रेफाइट के अंदर है वो कितना है, 1.415 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है ना, विच इज बिटवीन अ सिंगल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड। तो आप बोल सकते हो आपका जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इट इज हैविंग अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये सिंगल और डबल के बीच में कहीं पे है और इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है। समझ रहे हो। तो ये रहा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हमने क्या सीखा, ये एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, काफी लेयर्स बनते हैं, हर एक लेयर में क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं कार्बन के, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ठीक है ना। एक लेयर और दूसरा लेयर वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है,
जिसकी वजह से वो स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। वो कौन सी प्रॉपर्टी देता है ग्रेफाइट को? ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी। आपका ग्रेफाइट जो होता है उसमें हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, और ये फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है ग्रेफाइट के अंदर वो डीलोकलाइज रहते हैं, फ्री टू मूव रहते हैं, विच गिव्स ग्रेफाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज किया जाता है, समझ रहे हो। और आपका जो ग्रेफाइट है इट्स द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसके अलावा एक और बात आप याद रख सकते हो कि ये जो लेयर्स होते हैं ग्रेफाइट के, इसमें से अगर एक लेयर को अलग किया जाए दैट बिकम्स अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज कॉल्ड एज ग्राफीन। और वो ग्राफीन के अंदर देखा गया है इट गॉट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, स्पेशली इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, ऐसा माना जाता है कि शायद आपका जो ग्राफीन है ये रिप्लेस कर सकता है सिलिकॉन को इन हाई एंड योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, समझ रहे हो। तो ग्राफीन इज व्हाट? ग्राफीन इज सिंपली वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट। आपका ग्रेफाइट लेयर्स का बना होता है, उसमें से एक लेयर को अलग कर दो उसको ग्राफीन बोलते हैं, और उसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिसर्च का इस वक्त हिस्सा है। उसको माना जाता है कि शायद ये रिप्लेस कर सकता है सिलिकॉन को इन योर electronic gadgets, ठीक है। Now let's move to the last one that's called as fullerenes. The third allotrope of carbon is fullerene. Actually ये बहुत सारे होते हैं, उनको बोलते हैं fullerenes. ये जो फ्लोरीन्स होते हैं ये एक्चुअली होते हैं केज लाइक। इनमें क्या होता है कि एक हॉलो स्पेस होती है, ठीक है ना, एक खाली जगह होती है जिसके सराउंडिंग में एक आपके कार्बन का क्रिस्टल होता है। इसमें क्या होता है कि आपके कार्बन जुड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। और कौन से रिंग्स होते हैं? हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल। अभी आपने ग्रेफाइट को देखा, उसमें सिर्फ हेक्सागोनल रिंग्स थे, तभी वो प्लेनर था, ठीक है ना। प्लेन्स बनते थे, अलग अलग जो है लेयर्स बनते थे, हेक्सागोनल रिंग्स। यहाँ पे क्या होते हैं? हेक्सागोनल प्लस पेंटागोनल। ये पेंटागोन क्या गोनल रिंग क्या करता है? इट गिव्स कर्वेचर टू द सिस्टम, ठीक है ना। आपका जो पेंटागोनल रिंग्स होते हैं ये हमेशा कर्वेचर देते हैं। तो ये हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स मिलके क्या बनाते हैं कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं सराउंडिंग ए हॉलो स्पेस और ए हॉलो कोर, ठीक है ना। एक बीच में खाली जगह रह जाती है, उसके अराउंड एक सॉलिड लेट्स बन जाता है कार्बन एटम्स का, ठीक है ना। ये जो फ्लोरीन्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में दुनिया में पाए जाते हैं, जैसे कि स्फेरिकल होते हैं या फिर सिलिंड्रिकल होते हैं, एलिप्सॉइड भी होते हैं, और भी कई एक शेप्स के ये जो होते हैं आपके फ्लोरीन्स पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहले डिस्कवर किए गए वो है स्फेरिकल। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो फ्लोरीन्स हैं ये 1985 के बाद दुनिया में जो है इन पे रिसर्च स्टार्ट हुआ, इन पे काम स्टार्ट हुआ। इनमें जो सबसे पहले पाए गए वो थे स्फेरिकल फ्लोरीन्स, ठीक है ना। जो आपके स्फेरिकल फ्लोरीन्स हैं इनका एक खास नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन, या फिर इनको बोलते हैं सिंपली बकी बॉल्स। बकी बॉल्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिजेंबल करते हैं, इनकी शक्ल होती है लाइक योर सॉकर बॉल्स, ठीक है ना। आपके जो सॉकर बॉल्स होते हैं, फुटबॉल में जो बॉल इस्तेमाल की जाती है उसी के जैसे इनकी शक्ल होती है स्फेरिकल। बकमिंस्टर फ्लोरीन्स क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर, ठीक है ना। वो डिजाइन बनाता था आपके डोम्स का, और उनका जो स्ट्रक्चर बनता था वो ऑलमोस्ट ऐसा ही बनता था जो आपके C60 का स्ट्रक्चर आया, ठीक है ना। तो वहां से फ्लोरीन्स नाम भी आया, और इसीलिए आज स्फेरिकल्स के लिए बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम भी यूज किया जाता है, समझ रहे हो। जो सिलेंड्रिकल होते हैं इनको बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये फ्लोरीन्स क्या होते हैं, ये एलोट्रॉप्स है कार्बन के। कैसे होते हैं? केज लाइक होते हैं। इनमें एक वैकेंट स्पेस होता है, एक खाली जगह होती है, और उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर होता है, एक सॉलिड लैटिस होता है कार्बन का, ठीक है ना। ये जो सॉलिड लैटिस होता है ये स्फेरिकल भी हो सकता है, उसके अंदर हॉलो स्पेस हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल हो सकता है, उसके अंदर हॉलो स्पेस हो सकता है। जब ये स्फेरिकल है तो इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन या बकी बॉल्स बोला जाता है। जब ये सिलेंड्रिकल है तो इसका नैनो ट्यूब्स या कार्बन नैनो ट्यूब्स इसका नाम बोला जाता है, ठीक है ना। ये इलिप्सॉइड भी हो सकते हैं, अंदर एक खाली जगह होगी, ठीक है। इसमें फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं हेक्सागोनल और पेंटागोनल, ठीक है ना। ये पेंटागोनल रिंग क्या देता है? ये इसको कर्वेचर दे देता है, ठीक है ना। ये इनका जो नंबर है वो स्पेसिफाई नहीं होता है, लेकिन जनरली आपके जो हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, आपके पेंटागोनल रिंग्स 12 होते हैं, और बाकी जितने भी रिंग्स होंगे वो हेक्सागोनल होंगे। जैसे कि आपका C60 है, इसमें 20 आपके
हेक्सागोनल रिंग्स हैं और 12 आपके पेंटागोनल रिंग्स हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आपका जो कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, चाहे वो पेंटागोनल रिंग बनाए या फिर वो हेक्सागोनल रिंग बनाए। ठीक है ना, आपका कार्बन हमेशा कितने कार्बन के साथ जुड़ा होगा? 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसमें भी जो बॉन्ड लेंथ होता है, इसमें एक खास बात है, आपका डायमंड 1.54 एंगस्ट्रॉम्स फिक्स्ड है बॉन्ड लेंथ कार्बन के बीच में, आपका ग्रेफाइट 1.415 वो भी फिक्स्ड। लेकिन आपका जो बकमिस्टर फ्लोरीन होता है या कोई भी फ्लोरीन होता है, आपके फ्लोरीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ फिक्स्ड नहीं होता, वो कितना होता है, वो रेंज करता है 1.38 एंगस्ट्रॉम से लेके 1.43 एंगस्ट्रॉम्स तक। यानी कि इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसमें भी, क्योंकि 3 ही बॉन्ड्स बनाता है कार्बन और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो डीलोकलाइज रहेगा सारे रीजन में। जब डीलोकलाइज रहेगा सारे रीजन में, देयरफॉर इसमें भी एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, यू हैव अंडरस्टूड ईच एलोट्रॉप, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो अब अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आई समझने में, यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है ना, हम आपके लिए वो चीज रिपीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।